हो गया? ठीक है, चलिए। केंद्र राज्य संबंधों में 2 क्लास तो हम लोग का हो चुका है। इस क्लास में देखते हैं दूसरा पॉइंट। ठीक है, देखिए, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के अंतर्गत केंद्र के द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान है। ठीक है, सहायता अनुदान भी केंद्र सरकार देती है राज्यों को। देखते हैं कि सहायता अनुदान किस प्रकार के देती है। देखिए, इसमें सबसे पहला तो ये है प्राकृतिक आपदा के लिए अनुदान। जैसे राज्यों को जब भी मुश्किल होगा तो केंद्र सरकार ही तो अनुदान देगी ना, क्योंकि ज्यादातर टैक्स तो उसी के पास होता है, पैसे तो उसी के पास होते हैं राज्यों को। तो सबसे पहला किस तरीके से देगा? 3 प्रकार से देती है। पहला, प्राकृतिक आपदा के लिए अनुदान। जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य में बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप आ जाता है। ठीक है, जैसे बिहार का एग्जाम्पल लीजिए ना। बिहार तो आपको मालूम है कि उत्तर बिहार हमेशा बाढ़ से और दक्षिण बिहार सूखा से हमेशा प्रभावित रहता है। तो ऐसे में सरकार, जो बिहार सरकार है, उनका जो राजस्व का स्रोत है पैसे का, वो तो भू राजस्व ही है। और अगर उसी में बाढ़ सुखाड़ से तबाह रहेगा तो पैसे कहां से आएंगे? जन कल्याणकारी योजनाएं कैसे चलेगी? पैसे रहेंगे तब ना बनेगी, सड़कें भी बननी है। तो ऐसे में वो केंद्र सरकार से क्या मांगते हैं? अनुदान, सहायता अनुदान मांगते हैं, कुछ पैसा मांगते हैं। कुछ ऋण के रूप में मिलता है, कुछ सब्सिडी मिल जाता है। ठीक है, तो पहला है आपको प्राकृतिक आपदा से संबंधित, किसी भी राज्य को मिल सकता है। दूसरा है आपको, एक एक करके देखेंगे भी, जनजातियों के लिए कल्याण योजनाएं चलाने के लिए अनुदान। जो एसटी जाति के होते हैं ना, जनजाति समुदाय, उनके लिए अगर कुछ विशेष व्यवस्था राज्य सरकार करना चाहती है तो केंद्र सरकार क्या देगा? अनुदान देगा। राज्य सरकार मांग कर सकती है कि हमें अनुदान दीजिए। ठीक है, किसी राज्य को सामाजिक या आर्थिक पिछड़ापन से उबारने के लिए अनुदान। अगर कोई राज्य ऐसा है जो सामाजिक तौर पे पिछड़ा हुआ है या आर्थिक तौर पे पिछड़ा हुआ है तो वो भी क्या मांगती है? विशेष अनुदान मांगती है। इसमें आप बिहार को ही रख लीजिए। बिहार सामाजिक तौर पे तो बिहार भी पिछड़ा ही हुआ है और आर्थिक तौर पे भी पिछड़ा हुआ है। दक्षिण के राज्यों की तुलना की अगर बात कीजिए तो आबादी तो खूब ज्यादा है बिहार में, है ना, तीसरे नंबर पे हम लोग आबादी में पहुंच गए हैं। लेकिन दक्षिण के राज्यों की बात कीजिए, कर्नाटका, केरला, आबादी बहुत कम है, तो हमसे वो ज्यादा समृद्ध है ना। हम लोग तो उनकी तुलना में बहुत गरीब हैं, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है बिहार की। तो इसके लिए जो राज्य पिछड़े होते हैं वो क्या मांगते हैं? अनुदान मांगते हैं। तो एक एक करके सबको देखते हैं। देखिए, 1969 में, ये डेट ध्यान रखिएगा, 1969 में डी आर गॉडगिल समिति, एक समिति बनी है, डी आर गॉडगिल समिति। इसमें कुछ विशेषज्ञ होते हैं, उनको मिला के बनाया जाता है, 2-4 लोगों की कमेटी बनाई जाती है और वो इस कानून पर राय बनाते हैं कितना किसको मिलना चाहिए। ठीक है, डी आर गॉडगिल समिति की नियुक्ति की गई, जिसे केंद्र के द्वारा राज्यों को आर्थिक सहायता किस प्रकार दी जाए इससे संबंधित सुझाव देने के लिए कहा गया। एक कमेटी बनाई गई और उनसे कहा गया कि बताइए कि राज्य, मतलब केंद्र सरकार राज्य को कितना अनुदान दे, कैसे दे, ये सब बताने के लिए एक कमेटी बनी। गॉडगिल समिति ने सुझाव दिया, उसे क्या बोलते हैं? गॉडगिल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, गॉडगिल फार्मूला। गॉडगिल फार्मूला का संबंध केंद्र के द्वारा राज्यों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता से है, यानी पैसे से है, और इसे निम्न रूपों में समझा जा सकता है। तो जरा देखते हैं ये कैसे मिलता है। देखिए, 2 तरह के राज्य होते हैं। एक वो राज्य हैं जो एकदम सामान्य हैं, उनको आर्थिक या गरीबी या कुछ नहीं है, सामान्य है। लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना, कभी प्राकृतिक आपदा आ जाए अचानक से, ये तो हो ही सकता है, तो अनुदान उनको भी मांगना पड़ सकता है। तो जो राज्य सामान्य किस्म के हैं, अगर वो केंद्र सरकार से अनुदान मांगेंगे तो केंद्र सरकार यदि उनको 100 रुपया भेजेगी तो 90 रुपया किस रूप में होगा? वो कर्ज के रूप में होगा, ऋण के रूप में देगी, और 10 रुपया सहायता अनुदान होगा, वो फ्री कर दिया जाएगा। जैसे 100 रुपया आपको दिया गया तो 90 रुपया आपको बाद में लौटाना पड़ेगा। ये ऋण मिला ना उनको। सामान्य राज्य कोई समस्या नहीं, अभी आया ना, तत्काल में इमरजेंसी आ गई है तो आपको पैसा मिल गया, ब्याज बहुत कम रहेगा या नहीं रहेगा, मिल गया, लेकिन बाद में आपको 100 में से 90 लौटाना होगा ऋण के रूप में। ठीक है, और 10 रुपया क्या मिलेगा आपको? अनुदान मिल जाएगा, ये सब्सिडी रहेगी आपको। आप नॉर्मल राज्य हैं, चुका ही देंगे बाद में, कोई समस्या नहीं है। दूसरा राज्य कौन सा है? विशेष राज्य, या इसी को क्या बोलते हैं? पिछड़ा राज्य। ये वो राज्य हैं जो पिछड़े हुए हैं। अगर ये कर्ज मांगेंगे तो इनको कुल केंद्रीय सहायता का 10% क्या रहेगा? केवल 10% ही कर्जा होगा, 90% माफ, फ्री रहता है। ठीक, तो अब सोचेंगे कौन से हैं विशेष राज्य, किसको कहेंगे पिछड़ा राज्य, कैसे तय होगा? केवल आर्थिक और सामाजिक कह देने से तो नहीं होगा, ऐसे कहेंगे तो सारे आ जाएंगे, फिर तो 2-3 को छोड़ के सब कहेंगे हम भी पिछड़े हुए हैं। फिर ऐसे में तो ये भी तो समस्या है ना कि कर्नाटका कहेगा हम भी आपकी तुलना में पिछड़े हुए हैं तो हमें भी मिले, गोवा कहेगा हम भी पिछड़े हुए हैं,
ऐसे तो हर राज्य तुलना करेगा ना कि हम आपसे तो हमें भी मिलना चाहिए। अब देखिए किसको किसको मिलता है। अभी वर्तमान समय में आपको 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। अभी वर्तमान में 11 को मिला हुआ है। देखिए इसका रीजन क्या है, कैसे मिलता है। उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ क्राइटेरिया पूरा करना होता है। पहला क्राइटेरिया क्या है, पहाड़ी क्षेत्रफल की अधिकता। ऐसे राज्य जहां पे खूब पहाड़ हो, खूब पहाड़ी हो। अब सोचिए खूब सारा पहाड़ या पहाड़ी होगा तो क्या वहां पे खेती होगी, सड़क बनेगी। तो सड़क नहीं बनेगा, टूरिज्म का विकास नहीं होगा, तो पैसे कैसे आएंगे। तो उनके लिए केंद्र सरकार क्या करती है, विशेष अनुदान देती है। अगर 100 रुपया देगी तो 90 रुपया माफ हो जाएगा, देना ही पड़ेगा। क्योंकि बिजली ले जाने में कितनी मुश्किल होगी, पहाड़ी राज्य तो कैसे बिजली लेके जाएंगे आप, सड़क ही नहीं है तो कैसे जाएंगे वहां, है ना, मुश्किल है ना, जंगल ज्यादा होगा वहां पे, ये भी एक मुश्किल होगा। ठीक है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय सीमा होनी चाहिए। ऐसे राज्य जिनका बॉर्डर किसी देश से मिलता हो, अंतरराष्ट्रीय सीमा हो, तो उस राज्य पे भी केंद्र को ध्यान ध्यान रखना होगा। जैसे पंजाब, कश्मीर, विशेष रूप से कश्मीर, उसकी सीमा देखते हैं ना, एक तरफ चाइना, अब तो खैर लद्दाख हो गया है, पहले तो अकेले था वो, अभी भी कम से कम पाकिस्तान तो उसके एक तरफ है ना, तो उसको भी विशेष अनुदान दिया जाता है। क्योंकि अगर उसकी सीमा पे सैनिकों का जो पूरा जमावड़ा है, अंदर भी तो खतरा रहता है ना, तो राज्य सरकार को काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, अपने गुप्तचर व्यवस्था पे करना पड़ता है, कुछ आतंकवादी हमला ना हो, चूंकि बॉर्डर पे है ना, वो ज्यादा खर्चा होता है। तो अनुदान अगर केंद्र सरकार से मांगेगा तो 90% उसको फ्री मिलता है। ठीक है। तीसरा क्या होना चाहिए, सैनिक महत्व का। सैन्य महत्व का अगर कोई राज्य हो, जैसे अंडमान निकोबार, अगर आप अंडमान निकोबार की बात करें या लक्षद्वीप की बात करें, तो सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है वो। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चीन, आजकल देख रहे हैं ना चीन की गतिविधि, खूब सारा जहाज लेके घुसा रहता है हमेशा, पनडुब्बी वगैरह। ऐसे में अंडमान निकोबार, हालांकि वो केंद्र प्रशासित राज्य है, लेकिन फिर भी अगर अंडमान निकोबार को विशेष अनुदान नहीं मिलेगा तो वो सुरक्षा कैसे कर पाएगा अपनी, सारे पैसे तो उसी में खर्च हो जाएंगे। तो उसको भी दिया जाता है ताकि वहां खूब सारा हवाई अड्डा बने, एयरपोर्ट बने, टूरिज्म का विकास हो, इसके लिए भी दिया जाता है। या अरुणाचल प्रदेश का आप नाम ले लीजिए। अरुणाचल प्रदेश ठीक सटा हुआ है चीन से, ऊपर तिब्बत से सटा हुआ है ना, तो अरुणाचल प्रदेश में जंगल भी बहुत सारे, वैसे तो पहाड़ी राज्य है ही पहले से, वो तो वैसे भी है, लेकिन अगर केंद्र सरकार कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे तो वहां पे वो टूरिज्म का विकास कर सकती है सरकार वहां की, या वहां अपने पब्लिक को ज्यादा विकसित जल्दी से कर लेगी। तो विदेशी राज्य अगर प्रलोभन भी देंगे, लालच देंगे कि देखो तुम मेरी तरफ से हो जाओ, नहीं होता है गरीबी में तो ये होता है ना कि पैसा खा करके फिर आदमी उधर से हो जाता है। तो अगर वहां का आदमी विकसित होगा तो क्या वो दुश्मन की तरफ जाके मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो सैन्य महत्वपूर्ण है ना यहाँ पे, सैनिक महत्व का वो राज्य हो गया। एक तो वो हो गया। सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन, इसी को लेकर विवाद सबसे ज्यादा होता है, किसको माना जाए सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। ठीक। तो ये तो 4 पहले क्राइटेरिया हो गए जिसके आधार पे दिया जाता है। वर्तमान समय में विशेष राज्य का दर्जा भारत में एक विवादित मुद्दा बन गया है। जो अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित हो गए हैं वे विशेष राज्य के दर्जे का विरोध करेंगे, विरोध करते हैं। वो कहते हैं हमारा हिस्सा कम क्यों, अब करेगा कैसे नहीं। अब कर्नाटका या केरला जैसे राज्य या गोवा टैक्स बहुत ज्यादा देते हैं भारत सरकार को, वो कहेंगे कि टैक्स हम खूब ज्यादा देते हैं, हम विकसित कर लिए अपने आप को, आबादी को कम करके, आबादी को कम करते हैं ना वो। अब मान लीजिए कि एक किसान है और उसके 10 बच्चे हैं, तो खेत तो बंटवारा होगा ही होगा, तो ऐसे में गरीबी तो और बढ़ेगी ना। और वो कह रहे हैं हम एक ही रखते हैं, तो इसीलिए तो हम विकसित हैं। एक ये भी तो तरीका है ना विकसित होने का कि एक ही रखिए, जमीन बटेगा नहीं, तो वो भी तो तरीका है ना, अच्छा रोजगार मिलता रहेगा। तो वो कहते हैं कि हम आबादी को घटा रहे हैं और आप लोग आबादी को बढ़ा रहे हैं, और आप ये भी चाहते हैं कि पैसे का बंटवारा ज्यादा आप ही को मिल जाए। तो मतलब तो हम लोग मूर्ख हुए ना, पैसे जमा कर रहे हैं सब आपको देते जाएं। कुछ हद तक तो सही लगता है, हालांकि हमारा सरकार संघीय सरकार है, सबको लेना हो, सबको लेके चलना है, फिर भी कुछ हद तक तो ऐसा लगेगा ना, उनकी बातों को भी तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो फिर आप एक पॉलिसी बनाइए कि हर राज्य को एक समान होना चाहिए, आबादी सब कुछ लेकर के। खैर एक ये विवाद का मुद्दा है, जबकि पूर्वी भारत तथा पूर्वोत्तर राज्य विशेष दर्जे के समर्थक हैं। पूर्वी भारत तो वैसे भी करेंगे, जिसमें बिहार, यूपी, बंगाल जानते ही हैं आबादी के मामले में, ये तो करेंगे ही। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें, वही साथ जुड़े लें पूर्वोत्तर की, तो खैर वो तो जंगली इलाका है, तो वो तो बात अलग है, उनकी बात अलग है, जंगली इलाका है तो उनको तो मिलना ही चाहिए। देखिए पूर्वोत्तर की 7 बहनें कहते हैं उसको, लेकिन हकीकत में वो 7 चुड़ैलें हैं, हमेशा आपस में लड़ती ही रहती है। अभी देखिए ना मणिपुर का मुद्दा, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, हमेशा आपस में उन लोग को ठना रहता है एक दूसरे के साथ। ठीक। देखिए भारत का वित्त आयोग व नीति आयोग ने विशेष राज्य के दर्जे को स्थगित करने को कहा है। उन्होंने कहा विशेष राज्य का दर्जा ही हटा दीजिए, सबसे अच्छा, किस्सा ही खत्म, कोई लड़ाई झंझट नहीं होगा। ठीक है, कहा है ऐसा, सिफारिश किया है।
तीसरा के चलते हैं केंद्र राज्य संबंध में। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में भारत का वित्त आयोग एक प्रमुख संस्था है। ये वित्तीय संबंध में हम लोग देख रहे हैं, वित्त आयोग। जीएसटी काउंसिल हम लोग एक देख चुके हैं, ये दूसरा हो गया आपको विशेष राज्य का दर्जा, और तीसरा कौन है? वित्त आयोग। ठीक है, भारत का वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अगर आपसे सवाल पूछे कि वित्त आयोग कैसी संस्था है, संवैधानिक, सांविधिक, गैर संवैधानिक या असंवैधानिक? संवैधानिक, क्योंकि संविधान में ही चर्चा है, अनुच्छेद में ही है ये। इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, वही करते हैं। कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल, हर 5 साल पे बदलेंगे। रचना यानी कि स्ट्रक्चर, कितने लोग इसमें शामिल होंगे? 5 सदस्यीय संस्था है, 5 लोग टोटल शामिल होते हैं। अच्छा, ये जो योग्यता है इनकी, वो क्या होगी? वही योग्यता जो संसद के लिए होती है, एक सांसद के लिए योग्यता होनी चाहिए, वही योग्यता होती है। इसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? सार्वजनिक कार्य का अनुभव रखने वाला व्यक्ति, वो इसका अध्यक्ष बनेगा। अब आपके मन में एक सवाल तो होगा, सार्वजनिक कार्य मतलब ये कौन सा कार्य हुआ? सरकारी कार्य, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब जो सरकारी कार्य होते हैं ना, उसमें अगर कोई व्यक्ति बहुत अनुभवी है तो वो इसका अध्यक्ष बन सकता है, सरकारी कामों में अनुभव रखने वाला। ठीक है, और बाकी के जो 4 सदस्य हैं उसमें सबसे पहला जो पहला आदमी होगा वो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। ठीक, दूसरा व्यक्ति अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हो। ठीक, तीसरा व्यक्ति वित्त एवं लेखाओं का विशेषज्ञ हो, अकाउंटिंग का विशेषज्ञ हो। वित्तीय प्रशासन का जानकार हो, फाइनेंशियल मार्केट का जानकार हो उसके पास, इस तरह की जानकारियां हो, क्योंकि वित्त से संबंधित चीजें